आपके पास में अगर खेती की जमीन है, आपके पास में अगर रियल एस्टेट है, उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है कि आप बाकायदा अपने जाने से पहले उसकी वसीयत ढंग से लिख दें, वरना आपके जो किराएदार होंगे वो आपके मकान पर कब्जा कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आती हैं। लगती टेक्निकल है लेकिन है बहुत सरल, इसीलिए मैं उनको सरल करके लोगों को बता रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा जो चीज आती है लोगों को वो ये कैश फ्लो। अगर हम मैनेजमेंट को उठा लें, इसको कैसे लोग मैनेज करना चाहिए, कितना पैसा लोगों के पास में कैश में होना चाहिए, बाकी कितना बैंक में होना चाहिए, कितना कहां होना चाहिए। देखिए, हम लोग फाइनेंशियल जार्गन में तो इसको कहते हैं कि आप अपने जो पैसे हैं आपके पास, उसको 3 हिस्सों में आपको बांटना चाहिए। एक हिस्सा होता है जो आपका इमीडिएट रिक्वायरमेंट का, घर चलाने का खर्चा, महीने का खर्चा, वो आपके पास कुछ बहुत ही लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि आपने जिक्र किया बैंक डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड के भी कुछ स्कीम्स हैं जिसमें आप रख सकते हैं, उसमें रहना चाहिए। और एक हिस्सा पैसे का जो आपके पास टोटल है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा रखना चाहिए, वो आप कहीं इन्वेस्टमेंट में कहीं रखना चाहिए जो लॉन्ग टर्म का। और एक बीच का हिस्सा होता है जो कि अगर आपको कोई कंटिजेंसी आ गया, अचानक कोई जरूरत पड़े, इमरजेंसी फंड, वो एक पार्क करके कहीं रखना चाहिए। ये 3 हिस्सों में ब्रॉडली बांटना चाहिए। जो आपकी इमीडिएट जरूरतों की पैसा, महीने का जो खर्चा, चलाने का खर्चा, वो बैंक में, सेविंग्स अकाउंट में, लिक्विड फंड में, ये सब चीज में रखना चाहिए, बीच का हिस्सा और इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपके जो गोल हैं वो बड़े, जिसे कहते हैं, सटीक होने चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि मैं 10 साल में अमीर आदमी बनना चाहता हूं, तो आपका गोल ठीक नहीं है। आपको कहना चाहिए 10 साल में मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो फिर आप उसको 10 साल में बांट सकते हैं और कैसे आप करोड़पति 10 साल में बन सकते हैं पैसे अपने करके। और उसमें एक बात आती है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आप पहले से प्लान कर रहे हैं तो जो कंपाउंडिंग जो पावर है वो कैसे काम करती है, ये बताइए। कुछ भी आप निवेश करेंगे उसमें कंपाउंडिंग जब होना चालू हो जाता है तो वो मल्टीप्लायर इंपैक्ट आ जाता है। जैसे कि आप एक इजी तरह से अगर समझाएं, आपने मान लीजिए 10,000 रुपया कहीं निवेश किया और उस पर 10% इंटरेस्ट मिला आपको, तो 1 साल के बाद वो 11,000 हो गया। सेकेंड ईयर में भी आपको 10% मिल रहा है, बट वो आपको 1,100 रुपया मिलेगा। तो ये जो ब्याज पे ब्याज, रिटर्न पे रिटर्न, इसी को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। और ये बहुत ही एक बेहतरीन तरीका है अपना कॉर्पस बढ़ाने का, अपना सेविंग्स बढ़ाने का। तो मेरे ख्याल से ये, इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कम से कम उम्र में आपको निवेश में की दुनिया में कदम रखना चाहिए, क्योंकि जितना कम उम्र में आप निवेश करना चालू करेंगे उतना आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, जल्दी से बता देता हूं छोटा सा वो कि 2,000 रुपए आप 1 साल डालते हैं अगर 5% ब्याज के ऊपर, तो 20 साल में उसके 40,000 रुपए होने चाहिए। सीधी सीधी गणित है। लेकिन अगर आप उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर डालते हैं तो वो 66,000 हो जाते हैं। तो ये जो पावर है इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आप बताइए साहब, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिन्हा है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। मेरा सवाल यह है कि अपने बचत का किस तरह से बचत करना चाहिए, मतलब कितना इक्विटी में डालना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, कितना इंश्योरेंस में डालना चाहिए और कितना एफडी में डालना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, अपने जो भी पैसे आपके पास हैं उसको आप 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक आपका इमीडिएट रिक्वायरमेंट, आपका घर चलाने का जो खर्चा है, आपकी इमीडिएट जो ऑब्लिगेशन है, उसको हैंडल करने के लिए वो आपको बैंक में रखना चाहिए। डिपॉजिट में रख सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, या तो आजकल एक और भी किफायती तकनीक है म्यूचुअल फंड के लिक्विड स्कीम्स, लिक्विड या कैश फंड बोलते हैं उसको। उसमें आपको एक तरह के टैक्स फ्री इनकम मिल सकते हैं। डिविडेंड स्कीम में अगर आप अप्लाई करें और उसमें निवेशित रहे तो आपको टैक्स फ्री इनकम मिल जाएगा आपके हाथ में, वो भी आज के दिन में 6-7% टैक्स फ्री आपको मिलेगा। हालांकि अगर आप बैंक एफडी में रखे और या सेविंग्स अकाउंट में रखे, आपको 3.5% मिलेगा, वो भी टैक्सेबल होता है। तो ये हो गया आपका इमीडिएट घर खर्चे का जो पैसा। दूसरा, एक आपको लॉन्ग टर्म जो गोल है, आपके लड़के की पढ़ाई, लड़की की शादी, घर करना, जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल है, उसके हिसाब से एक हिस्सा आपको रखना चाहिए। वो कहां रखेंगे, इसमें 2-3 ऑप्शंस है। अगर आप यूलिप जो इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं, पर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 10 साल से ज्यादा आपका टाइम होराइजन होना चाहिए, तभी आप यूलिप का इस्तेमाल करिए। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में रखिए, कोई अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो पैसा रखिए। तीसरा, आपका बीच का जो हिस्सा, जो कि जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि जो कॉन्टिजेंसी के लिए, कोई आफत आ गई, कोई जरूरत के लिए, वो फंड आप ऐसा कहीं इंस्ट्रूमेंट में रखिए जिसमें आपको अगर चाहिए तो आपको पैसा मिले। जैसे म्यूचुअल फंड का एक स्कीम होता है एफएमपी, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, वो डिफरेंट ड्यूरेशन का होता है, अच्छा रिटर्न मिल जाता है, उसमें रख सकते हैं। कोई इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, अगर आपका उम्र कम है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, उसमें रख सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में रख सकते हैं, पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखिए कोई जरूरत हो तो आप वो वहां से निकाल पाएंगे। सॉरी, एक आपका सवाल था इंश्योरेंस।
हर इंसान को जो अर्निंग है, जिसका पोटेंशियल है, उसका इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि उनको अगर कुछ हो गया, भगवान ना करे कुछ हो गया, तो वो कवर करने के लिए, वो कंटिजेंसी कवर करने के लिए, फैमिली के लिए आपको जरूर इंश्योरेंस लेना चाहिए ना। इंश्योरेंस आप कैसे ले सकते हैं? एक तो आप सिर्फ इंश्योरेंस अगर लेना चाहते हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, बहुत ही सस्ता होता है, कोई यूलिप एंडाउमेंट कुछ मत करिए, सिंपल टर्म पॉलिसी ले लीजिए। वो टर्म पॉलिसी आपके लिए बहुत ही किफायती है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के साथ साथ, तो आप देख सकते हैं यूलिप, बट टाइम होराइजन आपका 10 साल से ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल और सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, जस्ट लाइक माय फादर, उन्होंने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया, बट उनको निगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन वांट्स टू सेव मनी, सो वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत ही सही है कि सीनियर सिटीजन के पास डेफिनेटली सेफ्टी बहुत जरूरी होता है, पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स ने किया है, जो इक्विटी स्कीम्स में ना। इक्विटी आपको मालूम है कि इक्विटी में जोखिम तो रहता ही है, मार्केट नीचे आया है, पिछले 6 महीनों में उनको नेगेटिव रिटर्न मिला है, पर अगर वो लंबी अवधि तक उसमें निवेशित रहेंगे तो उनको जरूर पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। अभी भी ऑन एन एवरेज अगर पिछले 10 साल भी हम देखें, 18 से 20% इंडियन कैपिटल मार्केट में रिटर्न आया है। आगे चल के भी हम लोगों का उम्मीद ये है कि इसी तरह का ट्रेंड जारी रहे। नमस्कार सर, मेरा नाम अदिति मिश्रा है, मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई से हूं। मेरा सवाल है सर कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स या डेंटिस्ट का काम बहुत प्रिसिशन भरा होता है और जरा सा हाथ फिसला के पेशेंट को बहुत नुकसान हो सकता है, और आजकल अवेयरनेस इतनी है कि जरा सी तकलीफ होने पर पेशेंट केस ठोक देते हैं। तो क्या कोई ऐसा लिटिगेशन, कोई ऐसी फोरम या कोई ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है जो मुझे उन क्लेम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सके? जी जरूर है, हम सभी लोग लेते हैं, आपको भी लेना चाहिए। ऑल प्रोफेशनल जैसे हम कह सकते हैं, हम लोग लेते हैं। प्रोफेशनल इंश्योरेंस होता है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी, तरह तरह की इंश्योरेंस अवेलेबल है। डॉक्टर्स के लिए भी इंश्योरेंस स्कीम्स है, आपको जरूर लेना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल यू मस्ट टेक। बिल्कुल। वन लास्ट क्वेश्चन। मेरा नाम सागर है, मैं मुंबई स्कूल ऑफ बिजनेस से हूँ। जैसे कि आपने बोला कि फाइनेंस में पहले से प्लानिंग करनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर, तो ये हर साल बढ़ते रह रहा है। तो अगर मेरे डैड अभी 4 लाख के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कल वो 8 लाख हो जा रहा है, तो उसे कैसे मिलेगा? आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग इतना जरूरी होता है। एक रीजन इसी का है कि आपको आगे 4 लाख जो चीज 4 लाख में मिलता है वो 8 लाख में मिलेगा या 16 लाख में मिलेगा, किसी को मालूम नहीं है। तो आपको प्लान करना चाहिए, आप इन्फ्लेशन भी आपको फैक्टर इन करके प्लानिंग करना चाहिए। और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे हमने शुरुआत में कहा था, वो इसीलिए जरूरी है कि आपका 3 साल का कोर्स है। पहले साल में आपने कहा कि मैंने 1.5 लाख रुपए रख दिया, दूसरे साल में भी 1.5 लाख रखा और तीसरे में भी 1.5 लाख रखा, तो आप मारे जाएंगे। आप प्लानिंग करेंगे, आप देखेंगे कि पहले साल में 1.5 लाख होगा, उसके बाद में 5% उसमें वृद्धि हो जाएगी, तीसरे साल में क्या मालूम उसमें 7% वृद्धि हो जाए, और आप शुरू से प्लान कर लेंगे तो आपके जो पिताजी हैं उनको इतना समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपको भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप तैयार होंगे मानसिक रूप से। और यही सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि आप मानसिक रूप से जिंदगी जीने के लिए तैयार फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मनी मंत्र में इतना ही। नमस्कार।